अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी कहेंगे कहाँ पोर्शन कंट्रोल और वेट लॉस फॉलो करवाते करवाते मैं केक्स पर और बेकिंग्स पर आ गई हूँ। बट आजकल यही कर रही हूँ क्योंकि बेकिंग की क्लासेस ले रही हूँ और वहाँ हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ केक्सिकल बनाने की प्रैक्टिस जब कर रही थी वो शेयर किया था। और इस बार हमारे प्रैक्टिकल में हमारा जो टेस्ट है वो है बटर क्रीम केक के साथ बटर क्रीम फ्लावर्स की डेकोरेशन करनी है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम बटर क्रीम मैं इस्तेमाल करने जा रही थी। मैंने इससे पहले कभी भी बटर क्रीम यूज़ नहीं की है, हमेशा गनाश से काम किया है। गनाश से बहुत सारे फ्लावर्स और रोज़ेस बना चुकी हूँ। मुझे प्रैक्टिस है, विपिंग क्रीम के साथ मुझे प्रैक्टिस है, लेकिन बटर क्रीम का केस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुझे डिफ़िकल्ट लगा। अब जबकि मैं एक ट्राई कर चुकी हूँ और अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब बता सकती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही थी और मुझे लग रहा था मुझे रोज़ेज़ वगैरह बनाने बहुत अच्छी तरह से आते हैं। ये मेरे लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा टास्क। बट जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया मुझे समझ में आ गया कि काम तो मुश्किल है बेटा, आपको थोड़ी मेहनत तक करनी पड़ेगी। फ़िलहाल सबसे पहले मैं केक तैयार करने जा रही थी और मैंने केक पैन पर बटर पेपर लगा दिया है। बेस पर भी ऑयल थोड़ा सा लगाकर ग्रीस कर लिया था, साइड्स पर भी, और इसके बाद मैंने बटर पेपर की लेयर लगा दी है। और जो ब्रश में थोड़ा बहुत ऑयल बचा हुआ था वही मैंने बटर पेपर के ऊपर भी अप्लाई कर दिया था। अब सबसे पहले केक बनाने के लिए जो बेसिक रूल्स होते हैं वो यही हैं कि आप तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में निकाल कर उसे अच्छी तरह से छान लें। केक अगर आपको अच्छा राइज़ करना है तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि अगर आप 2 से 3 बार इस मैदे को छान लेते हैं तो आपका केक बहुत एयरी और बहुत स्पॉन्जी तैयार होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से एयर एवोपरेट हो जाती है और फिर वो जब आप केक में बैटर में फोल्ड करते हैं तो स्पंज इसका बहुत अच्छा बनता है। फ़िलहाल मैंने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान कर एक तरफ कर दिए थे, जिसमें है मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 3 टीस्पून्स और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। मैं आपको फुल रेसिपी बता रही हूँ और मैंने यहाँ पर हाफ़ रेसिपी तैयार की है। इतना बड़ा केक बनाना इस वक्त बिल्कुल बेकार था, तो मैं हाफ़ रेसिपी को ही फॉलो कर रही हूँ, लेकिन ये हाफ़ रेसिपी भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा केक बन गया था। इस केक के लिए मुझे सावर क्रीम की ज़रूरत थी, हाफ़ कप, जिसके लिए मैंने क्रीम के अंदर लेमन जूस ऐड किया है। हाफ़ कप में आप तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करें और उसे 15 मिनट के लिए, 5 मिनट्स मैक्सिमम होते हैं, आप इसे कुछ देर के लिए बस मिक्स करके छोड़ दीजिए जब तक आप बैटर अपना प्रिपेयर करेंगे। जिस स्टेज पर आपको डालना है बस उतनी देर से रेस्ट कर दीजिए तो आपकी सावर क्रीम रेडी हो जाएगी। सबसे पहले बटर को थोड़ा सा बीट कर लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट के लिए आप बटर को बीट किए, उसके बाद इसके अंदर कैस्टर शुगर ऐड करनी है। कैस्टर शुगर आप चाहें तो बाज़ार में अब तो बहुत इजीली तमाम चीज़ें बेकिंग से रिलेटेड मिल जाती हैं बट मैंने नॉर्मल जो हमारी रेगुलर शुगर होती है इसी को घर में पीस लिया था और वो ऐड की है। इस रेसिपी में मेरी तकरीबन 1.25 कप चीनी गई है। मक्खन और चीनी को बहुत अच्छी तरह से बीट करना होता है। अगर ये स्टेप बटर केक्स में आपने अच्छा कर लिया तो आपका केक बहुत अच्छा बनता है। जितना आप ज़्यादा इस स्टेज पर बीट करेंगे उतना ही बटर लाइट हो जाएगा, उसका कलर भी वाइटिश हो जाता है। और आप जब उसे फिंगर में अगर थोड़ा सा मिक्सचर उठा के देखेंगे तो आपको फ़ील होगा कि वो बिल्कुल लाइट हो चुका है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा वेट नहीं होगा। और दूसरा, उसके अंदर जितनी शुगर आपने ऐड की है वो बिल्कुल डाइल्यूट मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल स्मूथ बटर हो जाएगा। तो बस इतना अच्छा आपने बटर बीट करना होता है, सिंपल सी बात है। इसके बाद एक एक करके इसके अंदर अंडे डालने हैं। तकरीबन इसमें 5 अंडे जाएंगे, जो मेरे लिए मुझे लग रहा था बहुत बड़ा केक है तो मैंने यहाँ पर 2.5 अंडे ऐड किए हैं। एक अंडे को बीट करके और उसका हाफ़ मिक्सचर इसमें ऐड किया था। एक एक अंडा ऐड करना है और बस इसे बीट करते जाना है। इसके बाद इसमें ऑयल जाएगा, ऑयल इसमें 3 टेबल स्पून जाएगा। साथ ही इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना है और दोबारा से इसे बीट करना है। लेकिन अंडे वगैरह डालने के बाद इसे ज़्यादा बीट नहीं कीजिएगा। सबसे अच्छी बीटिंग आपने सिर्फ बटर और शुगर का जो मिक्सचर आप बना रहे हैं उस वक्त करनी है। इसके बाद आप बस इतनी बीट करेंगे कि बस जो इंग्रेडिएंट आपने ऐड किया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऑयल और वनीला एसेंस ऐड करने के बाद मैंने फिर सावर क्रीम ऐड कर दी थी और बीट किया है।
सबसे लास्ट में ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स कर रखे हुए हैं वो ऐड कर दिए। मैंने तमाम एक साथ ऐड किए हैं क्योंकि मैं यहाँ बीटर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन जब भी आप केक बैटर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो हमेशा स्लो स्पीड पर करें, एक्स्ट्रा बीट नहीं करना है। बस जितनी देर में आपका मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाए सिर्फ इतना ही बीट करना है। वैसे पर्सनली मुझे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा स्पैचुला से मिक्स करना ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं फ़िलहाल टीचर की जो रेसिपी है जो हमें प्रैक्टिकल के लिए फ़ॉलो करनी है मैं उसको एज़ इट इज़ ही फ़ॉलो कर रही हूँ। तो बैटर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका था, उसे मैंने बेक करने के लिए रख दिया था और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से बहुत अच्छा गैस का प्रेशर चल रहा था। और आज जैसे ही मैंने अवन के अंदर केक पैन रखा है तो गैस का प्रेशर बिल्कुल लो हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने केक पैन अंदर रख दिया था। लोअर रैक पर शिफ्ट किया हुआ है और इसे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। वो पक रहा है पीछे की तरफ और मैं आगे बटर क्रीम रेडी कर रही थी क्योंकि इसके भी फ्लावर्स हमें बनाकर फ्रीज़ करने हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको मुमताज़ बटर दिखाया है, टीचर ने फ्लावर्स के लिए कहा था कि आपने सिर्फ यही बटर लेना है क्योंकि इसका रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर है। क्योंकि बटर क्रीम के साथ आप जब काम करते हैं और हाथों में पाइपिंग बैग को होल्ड करते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ये आपके हाथों की गर्मी की वजह से। तो मैंने ये बटर जब मंगवाया है तो मैंने नोटिस किया है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मार्जरीन है, बटर नहीं है। तो मे बी पॉसिबल किसी और मार्जरीन के साथ भी बेटर रिज़ल्ट आ जाता हो। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर इसी ब्रांड का ये बटर यूज़ किया है या मार्जरीन यूज़ किया है। केक के लिए मैंने हाफ़ रेसिपी फ़ॉलो की थी, इस वजह से क्रीम भी मैं हाफ़ रेसिपी की ही बना रही हूँ। मैं फ़िलहाल आप लोगों को वर्बली रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग फुल रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी रेसिपी केक की भी और बटर क्रीम की भी लिख दूँगी। और मैं फ़िलहाल आगे वीडियो में बेसिक बटर केक भी बताने वाली हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और वो मैं इंशाल्लाह फ्राई पैन में तैयार करूँगी, क्यों ये भी आप लोगों को भी बताती हूँ। फ़िलहाल बटर क्रीम बना लेते हैं। बटर क्रीम के लिए 450 ग्राम बटर की ज़रूरत है। 1 kg इसमें आइसिंग शुगर जाएगी, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, विपिंग क्रीम इसमें ऐड होगी 1/4 कप। हमें बहुत कम क्वांटिटी में बनाना था, इसलिए टीचर ने अलाउ किया हुआ था कि टेट्रा पैक क्रीम यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून और सॉल्ट इसमें 1 टीस्पून तक जाएगा। सबसे पहले बटर को मीडियम स्पीड पर इतनी देर बीट करना है कि वो थोड़ा सा लाइट हो जाए। इसके बाद इसके अंदर हाफ़ क्वांटिटी में आइसिंग शुगर ऐड करनी है। आइसिंग शुगर मैंने बिल्कुल एक साथ ऐड नहीं की थी, मैं थोड़ा थोड़ा कर ऐड करती जा रही थी। शुगर जैसे ही आप ऐड करते जाएंगे और हाफ़ क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, इसके बाद आपको इसके अंदर जो विपिंग क्रीम, कॉर्नफ्लावर और एसेंस वगैरह डालना है या सॉल्ट डालना है, ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें। और फिर आप दोबारा से जितनी भी लेफ़्ट ओवर आपके पास आइसिंग शुगर बची हुई है वो आप ग्रेजुअली ऐड करते जाएं और इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। ये क्रीम तैयार होने के बाद थोड़ी सी टाइट है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी विपिंग क्रीम्स के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है। इसलिए मैं जो आपसे कह रही थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे तो रोज़ेस बनाने आते हैं तो मैं तो बहुत इजीली बना लूँगी, लेकिन इससे काम करना इतना इजी नहीं था। मुश्किल क्या हो रही थी वो यही थी कि एक तो ये इसका जो क्रीम का टेक्सचर है थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इससे हमें फ्लावर्स या रोज़ेस बनाने हैं। अगर ये सॉफ्ट होगी तो फ्लावर्स की शेप नहीं रिटेन करेगा। और दूसरा ये कि जब आप पाइपिंग बैग को जिसमें बटर क्रीम है ज़्यादा देर तक हाथों में होल्ड कर रखते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे आपको दोबारा से कुछ देर के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है। प्रैक्टिकल क्लास में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे एयर कंडीशनड हैं और बहुत कूलिंग थी, तो वहाँ इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन जब घर पर मैंने इसे अपने किचन में काम कर रही थी, पीछे अवन मेरा ऑन था और मुझे इतना आइडिया नहीं था एक्चुअली, ज़ाहिर है मैं फ़र्स्ट टाइम बटर क्रीम से को हैंडल कर रही थी, तो मैं यहाँ किचन में ही अपना आगे का काम कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि बटर क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो रही है। बटर क्रीम के अंदर आप किसी भी तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हों, जेल बेस्ड हों या पाउडर फॉर्म में हों, किसी भी तरह के कलर्स आप इसके अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से मिक्स करें। और इसके लिए जो मेथड हम आज यूज़ कर रहे हैं इसकी डेकोरेशन के लिए, उसके लिए हमें इसकी फ्लावर्स बनाकर पहले फ्रीज़ करने हैं। तो मैंने छोटे छोटे से पीसेस बटर पेपर के कट कर लिए हैं, साथ ही जो नोज़ल्स मुझे यूज़ करनी है वो निकालनी थी, पाइपिंग बैग रेडी कर लिए हैं और मैं छोटे छोटे पोर्शंस
में डिफरेंट कलर्स ऐड कर रही थी, जो कलर अवेलेबल हैं उन्हीं के साथ काम करना था। तो छोटे पोर्शंस में कलर मिक्स कर कर मैं पाइपिंग बैग के अंदर भरती जा रही थी और तमाम प्रिपरेशन मैंने जब डन कर ली थी और पीछे जब मैं ओवन के पास गई थी तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन 1 घंटा हो गया है। केक बहुत ही हल्का किनारों से बेक हो चुका था, लेकिन सेंटर में से डन नहीं हुआ था और गैस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मतलब ओवन में गैस नहीं थी, फ्लेम बंद हो चुकी थी। तो मैंने उसे निकाल कर एयर फ्रायर में शिफ्ट किया था। केक पैन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, एयर फ्रायर में शिफ्ट नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसकी जो हैंडल के साथ बास्केट होती है वो मैंने निकाल दी थी। एयर फ्रायर के बॉक्स के अंदर मैंने जो रैक होता है जो हम यूजुअली पतीले में बेकिंग करते वक्त यूज़ करते हैं वो रखा था, ताकि उसके ऊपर ईज़िली फ्लैट पोजीशन में केक पैन रह जाए। और उस केक पैन को मैंने एयर फ्रायर के अंदर डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सेट हो गया था और 160 पे आई थिंक, क्योंकि मैंने सुना है एयर फ्रायर में अगर आप बेकिंग को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और दूसरा ये कि टाइम भी थोड़ा कम लगता है इसमें। तो मैंने सोचा इसी में फ़र्दर इसकी कुकिंग कर लेती हूँ। ऑलरेडी इस केक का बहुत बेड़ा गर्क हो चुका था क्योंकि 1.25 घंटा हो चुका था, 1 या 1.25 घंटा तकरीबन अवन में से बहुत ही लो फ्लेम पर पकते हुए हो चुका था। और अब मैंने इसे एयर फ्रायर में शिफ्ट कर दिया था और एयर फ्रायर में डालते ही पूरे घर में बिल्कुल जो बेकिंग वाला खुशबू आती है कोई फ्रेश बेक की, वैसी खुशबू आने लगी थी और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि लग रहा है कि केक अच्छा बन जाएगा। और जब केक निकाला तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर ऊपर आया हुआ था और मैंने जब स्टिक अंदर इंसर्ट कर कर चेक की है तो वो बिल्कुल क्लीन निकली है और मैंने 2 से 3 बार इसे चेक किया था। इसे बाहर निकाल कर मैंने रख दिया था कि इसे अच्छी तरह ठंडा कर कर बाकी आगे फ़र्दर काम करूँगी और बहुत तसल्ली में थी। अब मैं अपना बाकी का जो क्रीम्स के फ्लावर तैयार करने थे उस काम में लग गई थी। केक को मैंने छोड़ दिया था। मैंने पहला जो रोज़ है वो बटर पेपर के ऊपर ही बनाने की कोशिश की और मुझे लग रहा था कि मुझसे शायद ये काम नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने सबसे पहले नेल के ऊपर डायरेक्ट इसे बनाने की प्रैक्टिस की है, क्योंकि उस पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो दोबारा से आप नेल के ऊपर जो आपकी क्रीम यूज़ हुई है दोबारा पीछे पाइपिंग बैग से बैग के अंदर डाल दीजिए और इसे रीयूज़ कर लें। बटर पेपर के साथ भी खैर आप पाइपिंग बैग के अंदर दोबारा से क्रीम डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप इस फ्लावर से सेटिस्फाई नहीं है और अगर आपने कोई और कलर उसके अंदर ऐड नहीं किया, सिर्फ सिंगल कलर से फ्लावर बनाया है तो दोबारा से पाइपिंग बैग में डाल दीजिए, इसे रीयूज़ कीजिए। दूसरा ये कि जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा तो बटर क्रीम सॉफ्ट होती जाएगी, तो कुछ देर के लिए दोबारा से इसे फ्रिज में रख दें और दोबारा निकाल कर इससे काम कर लें, क्योंकि जब क्रीम मेल्ट होने लगती है तो पेटल्स की शेप इतनी अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाती है। क्लास में हमें सिर्फ रोज़ फ्लावर सिखाया गया था और मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ और भी डिफरेंट ट्राई करूं, क्योंकि जब क्रीम बना ही ली है और ट्राई कर ही रही हूं तो फिर मैंने पिंटरेस्ट और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देख कर जो डिफरेंट ट्यूटोरियल्स थे उससे डिफरेंट फ्लावर्स बनाने की कोशिश की थी और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही लग रहा था मुझे। इतनी ईज़िली मुझसे पाइप नहीं हो पा रहे थे फ्लावर्स, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करती चली गई फिर मुझे लग रहा था कि अब थोड़ा सा हाथ मेरा बटर क्रीम के साथ सेट होने लगा था, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि वो किस टेम्परेचर के साथ बटर क्रीम के साथ आपने काम करना है कि वो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो। तो बस स्लोली जब मैं फ्रिज से उसे निकाल रही थी पाइपिंग बैग को, तो मैं थोड़ा सा उसे हाथों की मदद से गर्म कर लेती थी कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। और इस तरह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो गई थी। दूसरा, मुझे कोन बनाकर रोज़ेस बनाने की हमेशा से आदत है कि आप पहले थोड़ा सा कोन बनाते हैं और फिर आप स्लोली ऊपर के पेटल्स को नीचे तक लेकर आते हैं। तो इस तरह से विपिंग क्रीम और गनाश दोनों के साथ मैंने हमेशा रोज़ेस बनाए हैं। बट यहाँ पर हमें कहा गया था कि आपको बटर क्रीम के लिए जो रोज़ तैयार करना है वो बिल्कुल फ्लैट बेस पे तैयार करना है, नीचे कोन नहीं बनेगी। पेटल्स बिल्कुल नेल से टच करते हुए ही आपको रोज़ के साइज़ को बड़ा करना है। एक ट्रे ले ली थी और बटर पेपर के ऊपर मैं फ्लावर्स बना कर जो मुझे लग रहा था कि कुछ बेहतर कंडीशंस में है वो मैं ट्रे के ऊपर रखती जा रही थी। और जब पूरी ट्रे मेरी फिल हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि अब इनफ है, तब मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था। इस फ्लावर्स को तकरीबन आपको 4 से 5 घंटे फ्रीज़र में रखना है ताकि वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ईज़िली आपका जो बटर पेपर है वो भी पील ऑफ हो जाएगा। ऐसे तो ये आप आधे घंटे में भी कर सकते हैं,
आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ऑब्वियसली बटर है बहुत जल्दी सेट हो जाता है, लेकिन इसे इतनी ज़्यादा देर तक फ्रीज़र में रखने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाए, क्योंकि जब आप इसकी केक के ऊपर डेकोरेशन करेंगे तो उस वक्त ऐसा होता है कि आपके पास आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं कि आपने ये फ्लावर्स इस पोजीशन पे ज़्यादा बेहतर है या आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो अगर आप उसको हाथों से उठा कर यहाँ वहाँ रखेंगे तो हाथों की गर्मी से वो जल्दी मेल्ट होने लगेगा। तो जितना अच्छी तरह से वो फ्रीज़ हुआ होगा आपके पास उतना ज़्यादा टाइम रहेगा इसके साथ काम करने के लिए। बेहतर है कि या तो ग्लव्स वगैरह पहन लें ताकि हाथों की गर्मी इतनी ज़्यादा टच ना हो, या फिर आप पैलेट नाइफ़ की हेल्प से रोज़ेज़ को उठाकर और केक के ऊपर सेट करते जाएँ। तो इससे भी मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है और क्रीम ज़्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होगी। संडे को मैंने ये तमाम काम कर दिया था, रोज़ेज़ बनाकर फ्रीज़र में रख दिए थे और केक भी मैंने फ्रिज में रख दिया था कि अब मैं मंडे की सुबह उठकर और इसी फाइनल डेकोरेशन कर लूँगी। बट जब केक को कट किया तो वो सेंटर से बिल्कुल रॉ था, मतलब अंदर गुई टेक्सचर का केक था। हालांकि मैं इसे स्टिक डालकर बहुत दफ़ा चेक कर चुकी थी, बट फिर भी मुझे वो पूरा डिस्कार्ड करना पड़ा। और अब मैं इस वक्त जब मुझे केक को डेकोर करना था, मैं एक और नया केक तैयार कर रही थी और इस बार मैंने सोचा कि मैं बहुत ही बेसिक सा बटर केक तैयार कर लेती हूँ, जो कि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और मुझे आइडिया है कि ये केक तो ख़राब नहीं होगा। तो मैंने वो न्यू रेसिपी को फॉलो नहीं किया, लेकिन वो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप उसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और उसका आई थिंक मैंने आप लोगों को टेम्परेचर नहीं बताया था, उसे आप 180 डिग्री पर 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत ही परफेक्ट केक रेडी हो जाएगा। अब मैं बेसिक बटर केक बना रही हूँ और इस वक्त भी गैस का प्रेशर बहुत ही लो है, तो मैं इसे ओवन में डालकर दोबारा से रिस्क नहीं ले सकती थी। तो मैं इस बार इसे फ्राई पैन में ही तैयार करूँगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से बताया था कि मैंने फ्राई पैन में बेकिंग की थी, तो इस बार भी मैं फ्राई पैन में ही केक रेडी करूँगी। तो फ़िलहाल मैं आपको बटर केक की रेसिपी बता देती हूँ। बहुत सॉफ्ट, बहुत बेसिक सा केक है। इसके लिए 6 आउंस बटर लिया है। 6 आउंस का मतलब आप भर कर 6 टेबल स्पून बटर ले लीजिए और 1 आउंस में 25 ग्राम्स होते हैं, तो आप ग्राम्स का अंदाज़ा भी कर सकते हैं। 6 आउंस बटर लेकर आपको 1 मिनट उसे बीट करें। इसके बाद आप इसके अंदर कैस्टर शुगर ऐड कर देंगे। कैस्टर शुगर भी 6 आउंस होगी। 6 आउंस कैस्टर शुगर के लिए आप टेबल स्पून को बिल्कुल लेवल करके 12 टेबल स्पून लेंगे। 1 आउंस में 2 टेबल स्पून होती है शुगर। आप 12 टेबल स्पून लेंगे तो आपके 6 आउंसेस हो जाएंगे शुगर के। अच्छी तरह से इसे बीट करना है कि वो बिल्कुल लाइट और क्रीमी हो जाए, टेक्सचर में भी और कलर में भी। येलो से बिल्कुल वाइटिश हो जाएगा और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट हो जाएगा। शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। अच्छी तरह से जब बटर और शुगर मिक्स हो जाए तब एक एक करके हमें अंडे डालने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स सेपरेट करने थे जो मैं बताना भूल गई, सो सॉरी। इसके लिए 6 आउंस मैदा चाहिए, 6 आउंस बटर, 6 आउंस शुगर, 6 आउंस मैदा। बटर मैंने आपको बता दिया 1 टेबल स्पून भर कर आप लेंगे तो 1 आउंस होता है। शुगर आपको मैंने बता दिया 2 टेबल स्पून लेवल अगर आप ले रहे हैं कैस्टर शुगर तो वो आपका 1 आउंस होगा। और अब मैदे की जब बारी आती है तो आपको हल्का सा भरा हुआ टेबल स्पून लेना है। 2 टेबल स्पून स्लाइटली हीप्ड आपके 1 आउंस होते हैं। तो अगर आपके पास वेइंग स्केल या किचन स्केल नहीं है तो आप स्पून के साथ भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 12 टेबल स्पून हीप्ड, स्लाइटली हीप्ड, नॉट ज़्यादा भर कर नहीं, टेबल स्पून मैदे के ले लिए थे और साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर अच्छी तरह से छान कर सेपरेट रख लिया था। टोटल रेसिपी में 3 एग्स यूज़ होंगे। तो मैं एक अंडा डालते वक्त 1 टेबल स्पून मैदे का डाल रही थी, इसे बीट कर रही थी। इसी तरह से मैं दूसरा अंडा डाला, दूसरा टेबल स्पून मैदे का डाला, बीट किया, तीसरा अंडा डाला, तीसरा टेबल स्पून मैदे का डाला, इसे बीट किया। इस बार मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड नहीं किया था क्योंकि मेरे यहाँ वनीला क्रीम या वनीला फ्लेवर के केक्स पसंद नहीं किए जाते। तो मैं सोच रही थी चॉकलेट मोका या फिर कॉफ़ी एसेंस डाल दूँ। हाथ में कॉफ़ी एसेंस आया तो मैंने कॉफ़ी एसेंस ही डाल दिया था। बीट करने के बाद आपको इसके अंदर जितना भी ड्राई फ्लावर है वो डालकर मैंने इसे बस स्लाइटली स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स किया है, फोल्ड किया है ताकि मैदा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और सबसे लास्ट में 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने दूध के ऐड किए हैं और उसे भी मैंने स्पैचुला की हेल्प से ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया।
अब फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर हाफ़ बैटर डाल दिया है और इसे 7 मिनट्स के लिए लो फ्लेम के ऊपर आपको इसे लो मीडियम फ्लेम, मतलब बहुत कम भी ना हो आपकी फ्लेम और थोड़ी ज़्यादा भी ना हो, अदरवाइज़ नीचे से जल जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है तो नीचे तवा रख दीजिए। देख सकते हैं कि यहाँ मेरा केक का भी कलर डार्क हो गया है क्योंकि बिल्कुल अचानक फ्लेम जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। मैं किचन समेटने में लग गई और पीछे फ्लेम थोड़ी डार्क हो गई। जैसे ही खुशबू आई पलट कर देखा तो फ्लेम हाई हो चुकी थी। अब 7 मिनट्स के बाद आप इसके ऊपर प्लेट रखेंगे, इसकी साइड को प्लेट में केक को निकालें और दोबारा से फ्लिप करके आप फ्राई पैन में डालें और दूसरी साइड पर हल्का सा कुक कर लीजिए। ऊपर थोड़ा सा रॉ होगा केक का बैटर जो कि प्लेट पर स्टिक हो जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 7 मिनट्स पहले कुक करना है और 2 मिनट्स बाद में फ़र्दर कुक करना है दूसरी साइड के लिए। सेम इसी मेथड से मैंने दूसरा बैटर भी डाल दिया था और ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं जला है, कोई क्रिस्प लेयर नहीं बनी थी, बस हल्का सा इसका कलर डार्क हुआ था, इसमें बिटरनेस भी नहीं आई थी। तो मैंने जितना भी इसका जो डार्क कलर का क्रम्ब था वो इस नाइफ़ की हेल्प से रिमूव कर दिया था और बहुत ईज़िली रिमूव हो गया था। सेकेंड टाइम जब मैंने केक का बैटर डाला था तब मैंने बहुत ध्यान रखा था ताकि ओवर कुक्ड ना हो जाए या कलर डार्क ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड लेयर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से डन हुई है और बहुत ही प्यारा सा इसके अंदर कलर आया है और कॉफ़ी की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। केक अगर पलटते हुए थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल टेंशन मत लिया करें। जब केक की लेयरिंग होती है तब ये सारे क्रैक्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, ना ही फील होते हैं। मैंने केक के लेयरिंग्स को एक राउंड बॉक्स या बोल की हेल्प से थोड़ा सा फिनिश्ड लुक दिया है क्योंकि साइडों से फ्राई पैन हमेशा गोलाई में होता है और हमें केक के लिए स्ट्रेट एजेस चाहिए होते हैं। तो जैसे मैंने इसे बोल रखकर कट कर लिया था और इसे बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्नर्स बना लिए हैं, दोनों लेयर्स इसी तरह से कट की हैं। अब जब केक बिल्कुल ठंडा हो गया था तब मैंने इसे केक बोर्ड पर रख दिया। पहले मैं नीचे बेस पर क्रीम लगाना भूल गई थी। मैंने थोड़ी सी क्रीम नीचे हमेशा केक बोर्ड पर लगाया करें, इस तरह से स्लिप नहीं होता है केक की लेयर रखी, उसके ऊपर दूध के साथ इसकी सोकिंग की है। बिल्कुल बेसिक, बहुत डिफरेंट वेज़ होते हैं केक को सोक करने के। पाइनएप्पल केक अगर आप बना रहे हैं तो पाइनएप्पल जूस वगैरह डाल दें, चॉकलेट बना रहे हैं तो चॉकलेट मिल्क डाल दें, इवन आप कंडेंस्ड मिल्क अगर आपके पास है तो उसे पानी के साथ थोड़ा सा पतला कर कर वो भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल शुगर सिरप। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें सिर्फ दूध के साथ इसकी सोकिंग की है और क्रीम की अच्छी तरह से लेयरिंग करने के बाद दोबारा से सेकंड लेयर केक की लगाएं, दोबारा से सोक करा मिल्क से और पूरा केक अच्छी तरह से बटर क्रीम के साथ कवर करना है। पहले हमें इसका प्लास्टर करना होता है और इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखना चाहिए। दोबारा से निकाल कर जितनी भी फर्दर आपको इसकी कोटिंग करनी है क्रीम की, सेकेंड स्टेप पर किया करें। लेकिन मैं इस वक्त अब इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी एक दिन पहले से ये केक को लेकर कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था और मैंने बस इसी वक्त सारी इसकी फ्रॉस्टिंग कंप्लीट कर ली है। कोई मैंने इसे प्लास्टर करके कुछ देर के लिए फ्रिज में नहीं रखा। बटर क्रीम की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ये अब आपको बहुत स्मूथ लग रही होगी, प्लाएबल लग रही होगी। वो इसी वजह से क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर विपिंग क्रीम ऐड की है और इसे बस अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। या बीटर से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसे इतना स्मूथ करना है कि आप बहुत ईजीली इसे केक के ऊपर अप्लाई कर सकें। पूरे केक को अच्छी तरह से क्रीम के साथ कवर करने के बाद, और यस मैंने क्रीम के अंदर कॉफ़ी एसेंस डाल दिया था। ये जो बटर क्रीम ऑलरेडी कल की बनी हुई है जिसमें वनीला एसेंस डला हुआ था, लेकिन मैंने जब केक के अंदर कॉफ़ी एसेंस डाला और क्रीम को जब मैं सॉफ्टन कर रही थी तब मैंने उसके अंदर भी थोड़ा सा कॉफ़ी एसेंस ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से ये केक घर में बहुत पसंद किया गया। अगर मैं इसमें वनीला ही एसेंस रहने देती तो मे बी पॉसिबल ये केक इतनी स्पीड से ख़त्म ना होता जितनी स्पीड से ख़त्म हुआ। लेफ़्ट ओवर बटर क्रीम को आप बॉक्स में भरकर फ्रीज़ कर सकते हैं। फ़र्दर आप जब यूज़ करना चाहें इसे फ्रीज़र से निकालें, रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ईज़िली। केक को मुझे पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेना चाहिए था और इसके बाद मुझे इसके ऊपर फ्लावर्स लगाने चाहिए थे। अब देख सकते हैं क्रीम इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है कि मैंने इसके ऊपर जब रोज़ रख कर ट्राई किया, मुझे पोजीशन सही नहीं लगी, मैंने उसे हटाया तो पूरी क्रीम ख़राब हो गई। अगर मैंने केक को पहले थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया होता और ये इसकी जो फ्रॉस्टिंग है अगर हार्ड हो जाती तो इस स्टेज पर मुझे ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जब आप
करने बैठते हैं तब आपको आइडिया हो जाता है और रियलाइज़ होता है कि ये मिस्टेक्स अब आपने नहीं करनी है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि प्रैक्टिकल से पहले एक बार ज़रूर घर में ट्राई कर लूँ। फ्लावर को अरेंज करने के बाद सिंपली मैंने ग्रीन फ्रॉस्टिंग को पाइपिंग बैग में लीफ नोज़ल के साथ लीव्स बनाने के लिए यूज़ किया था। स्टूडेंट्स ने क्लास में, मैंने जब प्रैक्टिकल में देखा तो उन्होंने लीव्स को भी बटर पेपर के ऊपर पहले सेट कर उसे फ्रीज़ किया हुआ था और इसके बाद उसे फ्लावर अरेंजमेंट में यूज़ किया था। बट मुझे ये मेथड थोड़ा सा बेहतर लगा क्योंकि लीव्स के लिए आई थिंक आपको जब फिलर्स के तौर पर उसे यूज़ करना है, जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है आप उस पोजीशन के हिसाब से उसे पाइप कर सकते हैं। इस तरह से आपको केक खाली नहीं लगेगा। लास्ट में मैंने थोड़े से पर्ल्स ऊपर से ऐड कर दिए थे, बगैर पर्ल के भी बेहतर लग रहा था, लेकिन अचानक से दिमाग में आया, मैंने पर्ल्स भी ऐड कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल लुक से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी और सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की थी कि एट लास्ट मैं इसे कंप्लीट करने में कामयाब हो गई, क्योंकि जिस तरह से कल से केक के साथ इश्यूज़ हो रहे थे मुझे लग रहा था कि मैं बस अब सिर्फ फ्लावर्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ और केक डन नहीं करूँगी, बग़ैर केक के ही बस फ्लावर्स की प्रैक्टिस कर कर चले जाऊँगी, क्योंकि केक बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है विदाउट गैस। और फिर वनीला फ्लेवर का मुझे डाउट था कि घर में कोई पसंद नहीं करेगा, बटर क्रीम केक किसी को पसंद नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉफ़ी एसेंस डाल दिया था उसकी वजह से केक बहुत मज़े का हो गया था और इसका टेक्स्चर, इसका फ्लेवर बिल्कुल बॉम्बे बेकरी कॉफ़ी केक जैसा लग रहा था। केक सबने खाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आप लोगों को एक स्लाइस कट कर कर दिखाना था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ्राई पैन में केक अच्छा बन सकता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।